Okay, welcome back to the most amazing series of audit in which we are discussing the most likely questions that may come up in your exams from different chapters. इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं बल्कि हम लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आपने इसके अंदर किस तरीके से आंसर्स लिखने चाहिए, आपके आंसर्स में क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्या कीवर्ड्स पे आपने फोकस करना चाहिए। इतना कर लोगे तो आपको एक अच्छा खासा क्लैरिटी आएगा। बट मैं आपको जैसे फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट लेक्चर से मैं आपको यही कह रहा हूं कि हमारा पूरा सिलेबस पढ़ के होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इन सिलेक्टिव स्टडीज के ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं जस्ट बिफोर दी एग्जाम्स। बट इंपॉर्टेंट, फिर से दोहरा रहा हूं, पूरा सिलेबस अपन ने पढ़ के जाना जरूरी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, वी आर मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 7 जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट कंप्लीशन एंड रिव्यू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हम लोग देख रहे हैं इस समय पे। सो क्या है इसके अंदर, आइए देखते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर जो फोकस कर रहे हैं, जो हम लोग एक ऐसे देख रहे हैं, ऐसे नंबर 265 जो बात करता है अबाउट कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। ऐसे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, बट मतलब आज तक पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम में ये एक आध बार पूछा जा सकता है, राइट। तो क्योंकि होता है ना, जरूरी नहीं कि हर बार वही वही पूछा जाता है वही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो लीस्ट प्रोबेबिलिटी, मतलब ये 10 से 12% ये टाइम्स पूछा गया है, बट इस बार ऐसा लगता है कि इसकी हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो लेट्स डिस्कस कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। क्या है सर? सबसे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, ये जो आपको कंफ्यूज करेगा इन द सेंस कि मैंने इसका आंसर क्या लिखना है। सो डिफाइन डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल एज पर इसे 265। ये क्वेश्चन आपको आएगा 4 से 6 नंबर के लिए। बच्चा पूछेगा आप सर इसके अंदर क्या लिखना है, क्या लिखना है। तो इसका आपको जो आंसर है दोस्तों, ये आपको मिलेगा हेडिंग नंबर 6.3 पे। ये आपको इसका आंसर मिलेगा हेडिंग नंबर 6.3 पे, जहां पे आपको डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल आपको डिफाइन करा हुआ मिलेगा। बट आपने आपके आंसर में यू हैव टू इंक्लूड व्हाट, फ्यू एग्जांपल्स, तभी आपको ये पूरे नंबर मिलेंगे। चलते हैं आईसीआई मॉड्यूल के अंदर हेडिंग नंबर 6.3 पे, जहां पे इस टॉपिक को हम लोग रीड करेंगे, समझेंगे कैसे लिखना है इसको। सो आइए, ये रहा अपना मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल एंड व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। तो इसको अपन ने बढ़िया अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। सो आपको पूछा गया है डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। सो डेफिशिएंसी, पहले तो आप समझिए कि डेफिशिएंसी मतलब क्या, खामियां। और कब कहेंगे कि शॉर्टकमिंग है, खामियां है? कंट्रोल के अंदर जब जो कंट्रोल जिस तरीके से काम करना चाहिए था वैसे अगर वो काम नहीं कर रहा है या कंट्रोल है ही नहीं, तो हम लोग कहेंगे कि देयर इज अ डेफिशिएंसी और शॉर्टकमिंग इन इंटरनल कंट्रोल। बस इसी को बच्चों अब हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है एकदम सुंदर इंग्लिश में। सो व्हाट इज अ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल? सो कंट्रोल डिजाइन, इंप्लीमेंटेड और ऑपरेटेड, बराबर, डिजाइन, इंप्लीमेंट, मेंटेन, बस ऑपरेटेड in such a way that it is unable to prevent, detect, correct or material misstatements in the financial statements on timely basis, and a control necessary to prevent, detect, बराबर, the misstatements in financial statements is what missing। एक तो वो कंट्रोल काम नहीं कर रहा है ढंग से, या वो कंट्रोल है ही नहीं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है एकदम? यह आपको डिफाइन करना है। फिर आपको क्वेश्चन आएगा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। सो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल वो क्या कहेगा कि अ डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, बराबर, इज ऑफ इंपॉर्टेंस टू मेरिट द अटेंशन ऑफ दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। मतलब यहां पे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी क्या हो जाती है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल ऑफ थंब नहीं है उसके लिए कि व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, कुछ नहीं। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मतलब क्या कहेंगे, अ डेफिशिएंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, बराबर कि नहीं, इज of such importance to merit the attention of those charged with governance। to merit the attention मतलब क्या, कि इधर TCWG के ध्यान में ये बात आनी चाहिए कि वो इतनी इंपॉर्टेंट।
समझ में आया आपको? इसको अपन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कहेंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड डेफिशिएंसी मतलब क्या है कि कंट्रोल काम नहीं कर रहे हैं या कंट्रोल ही नहीं है. और ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में अपने को लगता है कि ये जो डेफिशिएंसी है टीसीडब्ल्यूजी के ध्यान में आनी चाहिए, तो वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बन जाएगी. क्लियर है? द सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिशिएंसी or a combination of deficiencies in internal control does not depend upon whether the misstatement has actually occurred, but likelihood of that misstatement could occur and the potential magnitude of the misstatement. Significant deficiencies may therefore exist even though significant deficiencies may exist even though when auditor has not identified misstatements during the audit. और इसके ऊपर जो है ना, ये लाइन के ऊपर जैसे मैंने कहा था एक अलग से केस स्टडी भी बन सकती है. जरूरी नहीं है कि गलती आपको मिली बराबर तो हम लोग कहेंगे कि इट इज अ डेफिशिएंसी और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. अगर उसमें लगता है कि देखो ये कंट्रोल आपका नहीं है बट उसमें क्या हो सकता है, गलतियां हो सकती है बराबर. जैसे आज तक कोई पैसा कोई कैश चोरी नहीं हुई है बट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ना होने के वजह से कैश में चोरी हो सकती है. सो दैट इज अ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल. आया बात समझ में आपको? यस. फिर आपने क्या करना है, ये आपको डेफिशिएंसी मीनिंग आपको समझ में आ गया. फिर आपने क्या करना है, बस इसके जो एग्जाम्पल्स है बराबर के नहीं, वो आपने लिखने की डेफिशिएंसी क्या क्या है. So what are the examples of indicators of significant deficiency या what are the examples of deficiency, तो ये आपने अच्छे से लिखना है. तो इसके अंदर आप अगर चार चार एग्जाम्पल्स अगर आप लिख लोगे ना बराबर के नहीं, तो जिसके वजह से सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की जिसके वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, लॉस और फ्रॉड हो सकता है टू द एसेट और लाइबिलिटी बराबर के नहीं, सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी है बराबर, एक्सपोज टू द अमाउंट्स आर एक्सपोज टू डेफिशिएंसीज. तो ऐसे कुछ भी चार एग्जाम्पल आप आराम से पढ़ लेना, आपको लिख के आना है. समझ में आया आपको? सो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट जो क्वेश्चन है डिफाइन डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, ये जो है अपना समाप्त हो जाता है. नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्सप्लेन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल. अब यहां पे आपको ऐसे का रेफरेंस बराबर और वो सब पूरा लिखना है. डेफिनेटली आपको जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो लिखेंगे ही, पहले आपको मीनिंग जरूर लिखना है एग्जाम में कि व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. तो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बराबर से लिख के फिर आपको इसका आंसर जो है आपको मिलेगा हेडिंग नंबर 6.5 पे. ठीक है, तो हेडिंग नंबर 6.5 पे ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा. चलो देखते हैं. सो व्हाट इज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी of communicating significant deficiencies in internal control to TCWG. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? The auditor shall communicate. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होना चाहिए अब आपको फटाफट बता देता हूं जो आपने एग्जाम में इंक्लूड करना है और लॉजिकली उसको स्ट्रक्चर करना है. ठीक है, सो आर यू रेडी गाइस? यस. सो क्या कहते हैं? The auditor shall communicate in writing, लिखित तौर पे, significant deficiencies in internal control आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट ऑन टाइमली बेसिस. बीच में चीजें इंक्लूड करना कि टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस बराबर कि नहीं, ये सब. सो ऑडिटर विल कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन राइटिंग टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस बराबर अबाउट द डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट ऑन टाइमली बेसिस. ये हो गया अपना फर्स्ट, किसको कम्युनिकेट करने के लिए. सो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू, मेन किसको है ये, TCWG. अब इसके बाद कभी कभी हम लोग को मैनेजमेंट को भी इंटीमेट करना है. द ऑडिटर शैल ऑल्सो कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट, ऑल्सो कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट. सो एक हम लोग बात कर रहे हैं दोष चार्ज विद गवर्नेंस एंड दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं टू मैनेजमेंट एंड एट अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन राइटिंग. वापस इनको भी इन राइटिंग, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल that auditor has communicated or intends to communicate to TCWG unless it would be inappropriate to communicate directly to the management in the circumstances. मतलब वो क्या कहता है कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हमने TCWG को बताई वो हमने मैनेजमेंट को भी बताना है. बट अगर ऐसे डेफिशिएंसीज है कि जिसके वो डेफिशिएंसी आई है जिसमें मैनेजमेंट खुद ही शामिल है, तो हम लोग को वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करके क्या ही फायदा है भाई.
क्योंकि चोर को ही बोलेंगे कि आपने चोरी करी है तो बोले हाँ ठीक है, तो इसीलिए हमने फिर वो छोड़ देना, अनलेस इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हम लोग मैनेजमेंट को भी बता रहे हैं। अब बात हो रही है अदर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, जो सिग्निफिकेंट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भाई ये टीसीडब्ल्यूजी को इधर परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, इधर अभी अपने को अदर डेफिशिएंसीज की बात कर रहे हैं, which have been identified but not communicated, बराबर, other deficiencies that have been not been communicated to the management by other parties that in auditor's professional judgment are of what sufficient importance, तो वो किसको अपन ने इंटीमेट करना चाहिए, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, सो क्या कहता है इसके अंदर, other deficiencies in internal control identified during the audit that have not been communicated to the management by other parties and that in the auditor's professional judgment are of sufficient importance to merit management's attention. अब ये समझने की कोशिश कीजिएगा इसके अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं। सिग्निफिकेंट है, अपने को लग गया तो समझ में आ चुका है वो, ठीक है ना। सो अब यहां पे अपन क्या कह रहे हैं, यहां पे जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है ये क्या है, इट इज नॉट इंडिपेंडेंटली रिव्यूड, रिव्यूड, ठीक है। अब बनाया तो है बट ये क्या नहीं हुआ है, ये रिव्यू नहीं हुआ है। एंड ऑडिट करते दौरान ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया है कि मंथली बैंक रिकंसिलिएशन या अकाउंटेंट क्लर्क ने बनाया गया है बट ये सीनियर जो है ये इसको रिव्यू नहीं कर रहा है, तो इस वजह से अकाउंटेंट से गलतियां हो सकती है और रिव्यू में वो गलतियां हट सकती है अगर सीनियर बराबर से उसको देखे तो, बट सीनियर नहीं देख रहा है। सो ये क्या हो जाता है, दिस बिकम्स एन अदर डेफिशिएंसी, जो मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि जो तुमने सीनियर हायर किया है वो साला ये काम बराबर से नहीं कर रहा है, तो भाई ये भी आप क्या कर लो, इसको बता दो, बराबर कि नहीं। उसके बाद दूसरा अगर अपन बात करें तो हम बात करें यूजर एक्सेस कंट्रोल, यूजर एक्सेस कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यूजर एक्सेस कंट्रोल ऑफ व्हाट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर क्या है, ये जो यूजर एक्सेस कंट्रोल है ना, इसके पास क्या हो रहा है, ये मल्टीपल पीपल हैव एक्सेस टू सेम यूजर आईडी। अब इसमें क्या होता है, इससे तुरंत मटेरियल मिसस्टेटमेंट या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है, बट ये तो डेफिशिएंसी है ना कि एक ही आईडी जो है क्या हो रहा है, मल्टीपल पीपल आर यूजिंग। तो ये हम लोग को लगता है कि कोई दूसरे ऑफिस में के लोगों ने, अदर पार्टीज ने मैनेजमेंट को बताना चाहिए था इस बारे में, बट कोई मैनेजमेंट को इस बारे में बता ही नहीं रहा है, समझा बात को। तो ऐसे केस में हमने ये अदर डेफिशिएंसी को क्या करना चाहिए, हमने इस अदर डेफिशिएंसी को मैनेजमेंट को बताना चाहिए। तो कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक क्या है, टीसीडब्ल्यूजी को बताने का, और मैनेजमेंट का विषय आपको समझ में आया क्या। तो मैनेजमेंट को कौन सी बातें समझाने की है, जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हमने टीसीडब्ल्यूजी को बताई थी वो हमने मैनेजमेंट को भी बताना है, और जो अदर डेफिशिएंसीज है which other party should have communicated to the management but in the auditor's professional judgment, बराबर उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया, ऑडिटर को लगता है हमने इनको बता देना चाहिए। क्लियर है एकदम, यस। अब इसके अंदर ऑडिटर ने क्या इंक्लूड करना चाहिए, व्हाट द ऑडिटर शैल इंक्लूड। सो इसके अंदर उसने क्या इंक्लूड करना चाहिए, सिंपल, द डिस्क्रिप्शन कि होगा क्या डेफिशिएंसी है और उसका पोटेंशियल इफेक्ट क्या होगा, एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन कि हम ये क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या इंक्लूड करना है, डिस्क्रिप्शन, उसके पोटेंशियल इफेक्ट। सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं बता देना कि हाँ ये गलती हो रही है, अरे भाई मैनेजमेंट है, उनको ये भी बताओ कि इसका नुकसान क्या होगा, तब जाके उनको उसमें सीरियसनेस आएगी, बराबर है। एंड फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट। देन इन पर्टिकुलर अब क्या एक्सप्लेन करना है लास्ट। तो देखो बच्चों, ये जब आप पूरा ऐसा लिखोगे ना तब आपको 6 नंबर मिलेगा, कुछ भी ऐसा छोड़ना नहीं है, और बहुत इजी है, ऑडिट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, रिलैक्स्ड रहो एकदम मेंटली। सो अभी एक्सप्लेन क्या करना है, तो सबसे पहले उन्हें बताना है कि द पर्पस ऑफ ऑडिट,
was to express an opinion on the financial statements. So purpose of audit आपको बताना है कि which was to express an opinion. अब ये ओपिनियन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करते हैं सो दैट इंटरनल कंट्रोल के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस अपने को पता चले, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स आगे की डिसाइड कर सकते हैं. सो इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन इंटरनल कंट्रोल, बट व्हाई आर वी अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, सो दैट वी कैन डिजाइन आवर ऑडिट प्रोसीजर्स. आया बात समझ में आपको? द ऑडिट इंक्लूडेड कंसिडरेशन of internal control to design audit procedures, बराबर के नहीं, not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of internal control. So why did we consider internal controls in the audit in the first place? Because we wanted to decide the nature, timing and extent of our audit procedures. It is not for the purpose of expressing an opinion on internal controls. So whatever matters are reported are limited to those deficiencies identified during the audit. इसीलिए अपन यहाँ पे अपन ने क्या लिखा हुआ है, deficiencies identified during the audit. इधर क्या लिखा, deficiencies identified during the audit. तो ये उसका explanation हम लोग दे रहे कि भाई हम लोग सिर्फ वही deficiencies रिपोर्ट कर रहे हैं जो हमको ऑडिट करते दौरान हमको मिले हैं, एंड हमको इंपॉर्टेंस लग रहा है कि वो TCWG के लिए महत्वपूर्ण है. सही है एकदम? यस सर. तो ये आपको ऐसा कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर एसे नंबर 265 आपको लिखना है. ये मेजर पार्ट है ऐसे 265 का जो आपको ध्यान में रखना है कि हमने कम्युनिकेट किसे करना है, कैसे करना है और उसमें क्या एक्सप्लेनेशन देना है करके. आर वी गुड गाइस? यस सर. सो ये अपना हो गया एक्सप्लेन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर उसके बाद ऐसे ही आपको इसकी केस स्टडीज आपको आ सकते हैं कि weak segregation of duties identified during the audit, how and to whom the auditor shall communicate this. फिर उसके बाद deficiencies in internal control shall be communicated only to management. Correct, incorrect. अब ऐसा correct, incorrect देखो, मैंने जैसे आपको प्रीवियस सेशंस में भी बताया था कि करेक्ट इनकरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट ये आपको ऐसा केस स्टडी या एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट ऐसा फॉर्म में आपको आ सकता है. ठीक है ना? तो कोई लोगों को अभी तक ये पता नहीं होता है कि करेक्ट इनकरेक्ट पूछा नहीं जाता है, ट्रू और फॉल्स पहले आता था, बट वो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको केस स्टडी के फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए आपको जरूर आ सकता है कि इंस्टीट्यूट टेढ़ा करके आपको क्वेश्चन पूछ लेगी आपको गुमराह करने के लिए. तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज नॉट ओनली टू मैनेजमेंट बट इट इज टू TCWG एंड देन इट इज टू मैनेजमेंट, जो अभी हमने डिस्कस किया. तो ऐसे स्टाइल का ये क्वेश्चन बच्चों आ सकता है. इसके अंदर इंपॉर्टेंट आपने क्या करना है, पढ़ के जाना है आपको, जो फ्यू एग्जाम्पल्स है ये आपने करके जाना है. बिलीव करता हूं अब आपको 265 के अंदर ये वाली जो चीजें हैं ये आपको क्लिक हो रही होगी. गुड गुड. चलो सो अब बेटा हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, ऐसे नंबर 570 बात करेंगे गोइंग कंसर्न के बारे में. ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऐसे है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इजी है, बढ़िया एकदम, बट इसके अंदर दो जो क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंट है. लेट्स डिस्कस दोस्त. ठीक है? सो सबसे पहले जो मुझे लगता है, बाकी तो आपने कैसे देखो 570 में आपने ये तो पढ़ लिया होगा कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर देयर इज मटेरियल अनसर्टेनिटी दैट कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. उसमें क्या प्रोसेस की पहले हम लोग ने मैनेजमेंट को पूछना है कि क्या आपने ऐसा असेसमेंट किया है क्या, फिर उनसे वो अंडरस्टैंडिंग लेना है, अगर नहीं किया है तो पहले उनको इंपॉर्टेंस बताएंगे कि ऐसा क्यों करना चाहिए, एंड फिर उनसे इंक्वायरी करो कि आपको कुछ ऐसा मिला है क्या. याद है ना ऐसे वो पूरा स्टोरी हमने पढ़ा था कि हाउ डज द ऑडिटर डज द असेसमेंट अबाउट गोइंग कंसर्न, मतलब वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाला. तो वो ध्यान में रखना है. ओके तो ये वाला है एक पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूं कि हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट गोइंग कंसर्न अजम्पशन. इसके अंदर दो बातें हैं, एक मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन है और एक ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है. तो हमको यहां पे पूछा गया है सवाल कौन सा, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला. तो इसका जो है आपको आंसर मिलेगा हेडिंग 2.3. ऐसे तो आप सब पढ़ के जाओ, आपको लिंक लग जाएगा, बट ये मेजर पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है? सो हेडिंग नंबर 2.3 पे आते हैं हम लोग और चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट,
और चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट, हेडिंग नंबर 2.3, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं यहां पे। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो क्या है, ध्यान से पढ़ना। द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ऑब्टेन, देखो 500 का सीरीज है, एविडेंस ऑब्टेन करने वाली बात करता है, तो ये बाय डिफॉल्ट अपने को लिखना है। सो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है ना। अब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो किस लिए एविडेंस ऑब्टेन करना है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना अच्छे से, ठीक है ना। ये हैबिट आपको प्रैक्टिस करनी है, और अभी भी एग्जाम को जाने से पहले ये वाला राइटिंग वाला हैबिट आप करो कि आपके आंसर में क्या क्या मिसिंग है, कहां आप वर्ड्स खा रहे हो, वो अवॉइड करना है। सो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एंड कंक्लूड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स यूज, कि बाबा मैनेजमेंट ने बराबर से गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिर्फ ऐसा नहीं लिखने का कि अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, appropriateness of management's use of going concern basis of accounting in preparation of financial statements, ऐसा मस्त लिखने का, ठीक है। एंड टू कंक्लूड बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, बराबर वापस से, एंड टू कंक्लूड बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन whether material uncertainty exists on the about the entity's ability to continue as a going concern, ठीक है। वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, तो एक गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है ना, एंड आने वाले समय में क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी, मतलब अभी तो ये धंधा कर सकता है, धंधा चलेबल है, बट क्या कभी भी इनका कट सकता है क्या, बराबर है कि नहीं, क्या तुरंत कट सकता है क्या, ये अपने को देखना है। गले पे लटकती तलवार है क्या, वो अपने को देखना है। तो अपने को यहाँ पे दो चीजें जो है ना बॉस, अपने को दो चीजें जो है ना ऐसे 570 में अपने को रिपोर्ट करनी है कि नंबर 1 अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट अबाउट द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अब ये जो कहता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना exist even if the FRF used does not include the explicit requirement for the management to make specific assessment, तो ये मैनेजमेंट ने करना ही और अपन ने भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से पढ़ना, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है, अपना एक लिमिटेशन के बारे में हम लोग को यहां पे बस बात करनी है। However, as described in essay 200, the potential effects of inherent limitation on ability to detect material misstatements are greater for future events. अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि बाबा ऑडिटर कैनॉट प्रिडिक्ट ऑल दिस फॉर फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस दैट मे affect the entity adversely. So inherent limitation on auditor's ability to detect material misstatements are greater for future events or conditions that may cause the entity to cease to continue as a going concern. मतलब मैं फ्यूचर इवेंट्स को लेके मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढना या ऐसे कंडीशन जिसके वजह से गोइंग कंसर्न स्टॉप होना, बराबर, ये मेरे लिए क्या है, एक बैरियर है, एक लिमिटेशन है, ठीक है ना, कि भविष्य में क्या गलतियां हो सकती है, ग्रेटर फॉर फ्यूचर इवेंट्स, बराबर, वो मैं ढूंढ नहीं सकता हूं। या ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी कि कॉम्पिटिटर आ गया, बराबर कि नहीं, या लॉस ऑफ की मैनेजमेंट, तो ये मैं चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं कि जिसके वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो या ऐसी कंडीशंस हो जिसके वजह से एंटिटी का गोइंग कंसर्न ही स्टॉप हो जाए। द ऑडिटर कैनॉट प्रिडिक्ट सच फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस अकॉर्डिंगली, समझा आपको, तो ये लिमिटेशन है। एंड इसीलिए फिर कंक्लूजन में हम लोग क्या कहते हैं, अकॉर्डिंगली एब्सेंस ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल अनसर्टेनिटी, बराबर, about the entity's ability to continue as a going concern cannot be viewed as a guarantee that entity has an ability to continue as a going concern. चल क्या रहा है सर,
मतलब ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं अपना पूरा शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से मैं तो अपना ऑडिट करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो सारे इवेंट्स को मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूं या कंडीशंस को समझने की कोशिश करूं। अगर मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि बाबा बाबा यहाँ पे कोई ऐसा इवेंट नहीं है जो एंटिटी के गोइंग कंसर्न के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। बट बच्चों इसका मतलब ये मत समझ जाना, इसका मतलब ये मत समझ बैठना कि अगर ऑडिटर ने इसका जिक्र नहीं किया है तो ये 100% गारंटी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगी ही। कभी भी कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर इज अनसर्टन, हु नोज इट बेटर देन अ सीए स्टूडेंट, बराबर है कि नहीं? तो बस यही बात है। सो ये वाला आपको मस्ट लिखना है, मस्ट राइट वाला ये लाइन है। और ये आपको एक केस स्टडी के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इंस्टेड ऑफ व्हाट आर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर के नहीं, इन एसे 570 ये एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एब्सेंस ऑफ एनी रेफरेंस कैन नॉट बी व्यूड एज अ गारंटी एक्सप्लेन। तो आपको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह एक्सप्लेन करके फिर ये आपको लिखना है। आया बात समझ में आपको? यस। सो ये वाला जो है आपका क्वेश्चन बन जाता है। फिर अभी हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले आपको और एक क्वेश्चन जो पढ़ के जाना है, ठीक है ना, वो क्या है कि एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, ये वाले सम इवेंट्स और कंडीशन। ये बहुत सी बार एमटीपी में, आरटीपी में ये सवाल आता है कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स, ऑपरेटिंग इवेंट्स और अदर इवेंट्स। तो इसको आपने बकायदा लर्न करके जाना है। 6-8 पॉइंट्स आप उसको याद कर लेना, ठीक है ना, कि ये आपको फाइनेंशियल इवेंट क्या होगा, ऑपरेशनल इवेंट क्या होगा, अदर इवेंट्स क्या होंगे, ये आपको पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। इसका आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसीलिए छोड़ देंगे, ऐसा मत करना। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या बोल रहे हैं, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, डिस्कस द इंपैक्ट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, ये अपन चलते हैं हेडिंग नंबर 2.11 पे। इसमें मैं आपको बताता हूं कि ये वाला हेडिंग पूरा, मतलब ये तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है इसके अंदर, आपको इसके अंदर अलग अलग सिचुएशंस आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने जिस इंस्टेंस को बोला है वही इंस्टेंस आए, इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। सो ध्यान से सुनना, ये मैं आपको पूरा इंप्लीकेशंस, अलग अलग केस स्टडीज, आपको ये तीनों पॉइंट्स आपको पढ़ा दूंगा, चारों पॉइंट्स जो भी है वो ध्यान से पढ़ना। तो बस एग्जाम में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्वेश्चन क्या है, उसका रिपोर्टिंग इंपैक्ट क्या है, वो आपको देखना है। नहीं तो क्या हो जाएगा बच्चा, उधर वो ऐसे 700-705 में आप चले जाओगे, बट इधर 570 के बेसिस पे कि अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो आपने ऑडिटर्स रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट करना है। तो आप वो ऐसे नंबर 700, वो गोइंग कंसर्न, वो वाला पॉइंट मत लिख के आना। ये इधर रिपोर्टिंग पे क्या इंपैक्ट होगा, वो आपने कौन सा मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, उसके बारे में हमारी बातचीत होगी। ओके, सो चलो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है, इफ द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इनअप्रोप्रिएट। एक क्या है, अगर अप्रोप्रिएट है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपने को कोई वरी ही नहीं है, इजी एज दैट। गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट सॉर्टेड है। बट अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनअप्रोप्रिएट है तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। इसके अंदर अभी जैसे मैंने आपको इधर क्या बोला, मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला क्वेश्चन है, बट मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जस्ट इन केस इफ यू हैड लॉस्ट द ट्रैक। सो अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन अप्रोप्रिएट, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इन अप्रोप्रिएट, ठीक है। सो इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग गोइंग कंसर्न, प्रिपेयर्ड यूजिंग गोइंग कंसर्न, बट इन ऑडिटर्स जजमेंट बराबर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इनअप्रोप्रिएट, तो यहां पे हम लोग जो है बच्चों सीधा दे देंगे कौन सा, एडवर्स ओपिनियन। क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मटेरियल है, एंड क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट भी करेगा, तो यस ये परवेसिव भी है, करेक्ट है एकदम। यहां पे क्या, ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड एविडेंस, यस ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। तो ऐसे केस में अकॉर्डिंग टू एसे नंबर 705 अपन कौन सा ओपिनियन देंगे, तो वी विल गिव व्हाट, एन एडवर्स ओपिनियन।
समझ में आया आपको? यस सर। तो ये अपना फर्स्ट हो गया कि अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इनअप्रोप्रिएट तो हमने यहां पे एडवर्स ओपिनियन देना है। अगर मैनेजमेंट ने क्या करा है, फिर भी गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे प्रिपरेशन करा है तो चलो, इफ गोइंग कंसर्न और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन बराबर, ये जो है ये चलेगा ये, बट इनके गले पे एक लटकती तलवार है, बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है, बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, तो ये वाला पॉइंट आपको लिखना है पूरा, जो लाइकली क्वेश्चन में बोला है ना, ये वाला क्वेश्चन है, बट कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, ये तीनों बातें मैं आपको समझा रहा हूं बस ऐसा, ठीक है ना। तो ये बात हो रही है, तो अभी इसके अंदर क्या है, अब देखो, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज गोइंग टू कंटिन्यू इन द फोर्सिएबल फ्यूचर, कि जो वो लोग एक्शंस ले रहे, प्लान्स जो है मैनेजमेंट के, उनका जो कैश फ्लो है, जो अंडरलाइंग अजम्पशंस लिए गए हैं मैनेजमेंट से, जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस मिले हैं, तो इससे ये तो पता चल जाता है कि चलो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है मालिक, ये अप्रोप्रिएट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग क्या कह रहे हैं कि इनके गले पे एक लटकती तलवार है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, कि कभी भी ये धंधा बंद करके जा सकते हैं। तो ऐसे केस में हमने क्या करना चाहिए, ऐसे केस में क्या होना चाहिए, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी शुड बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई बात समझ में? एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए, ये धर्म से है। अब इसके अंदर दो बातें होगी, एडिक्वेट डिस्क्लोजर किया है या तो नहीं किया है। इफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज मेड या एडिक्वेट डिस्क्लोजर अबाउट मटेरियल अनसर्टेनिटी इज नॉट मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आया बात समझ में आपको? तो अगर सब कुछ बढ़िया है कि भाई साहब गोइंग कंसर्न बराबर है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, बट मटेरियल अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर भी दे दिया है, तो भाई साहब आप समझिए बात को कि इट इज नॉट अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So if adequate disclosure about material uncertainty is made in the financial statements, तो यहाँ पे auditor will express an unmodified opinion कि कुछ भी दिक्कत नहीं है, and the auditor's report shall include a separate section under the heading material uncertainty related to the going concern। बराबर के नहीं? ये हमने क्या करना है, ये अलग से एक हेडिंग दे देना है, जो हम लोग गोइंग कंसर्न वाला बात करते हैं ना, टाइटल, एड्रेसी, इंट्रोडक्शन, बराबर, फिर ओपिनियन, फिर बेसिस फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन, एंड फिफ्थ पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट गोइंग कंसर्न। तो उसके अंदर अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन अपन ने इंक्लूड करना है अबाउट व्हाट मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। तो इसके अंदर वी विल जस्ट ड्रॉ अटेंशन टू द नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इस मैटर को डिस्क्लोज करता है, and state that these events or condition indicate that material uncertainty exists that cast a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, but auditor's opinion is not modified in respect of the matter। बताने का कि इसके वजह से क्या हो सकता है, एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न पे मटेरियल अनसर्टेनिटी है, बट हमने कोई ओपिनियन यहाँ पे मॉडिफाई नहीं किया है, क्योंकि सारा सब कुछ जो डिस्क्लोजर है वो बराबर है, तो हमको कोई ओपिनियन ऐसा मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। आया बात समझ? ये आंसर में आपकी बातें होनी चाहिए, ये केस स्टडी ड्रिवन क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, दूसरा, नॉट मेड। सो इफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज नॉट मेड, तो हमने क्या करना है, यहां पे ऑडिटर शैल एक्सप्रेस, अभी क्या हुआ, नहीं किया ना इन्होंने, सो यहां पे दिस इज व्हाट मटेरियल, मटेरियल तो है। अब अपन ने यहां पे क्या देखना है, वो परवेजिव है या परवेजिव नहीं है, और इसका अपन ने एविडेंस तो अपन ने क्या कर लिया है, ऑब्टेन कर लिया है। अब अगर वो परवेजिव है तो अपन कौन सा देंगे, अपन एडवर्स ओपिनियन देंगे, और अगर वो परवेजिव नहीं है, बराबर, तो हम लोग कौन सा ओपिनियन देंगे, तो हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे यहां पे, ठीक है। सो ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट, एंड फिर बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन में लिखेंगे कि material uncertainty exists that casts a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and ये जो है ना, हमने opinion modify क्यों किया, because it was not adequately disclosed
इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर एकदम। तो ये बेसिस फॉर ओपिनियन में हम लोग लिख देंगे वैसा, तो ये ऐड ऑन करेंगे। तो क्या आपको ये समझ में आया आपको? सो ध्यान में रखना, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, बट यहां पे आपको ध्यान में आना चाहिए कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, बट मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेके डिस्क्लोजर किया है नहीं किया ये बोला नहीं है क्वेश्चन में। तो आपने देखना है डिस्क्लोजर किया है या नहीं किया है, और किया है नहीं किया है इसके हिसाब से आपने आपका ओपिनियन देना है। गॉट इट? गॉट इट सर, बढ़िया एकदम। एंड लास्ट में, मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट। अब क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इधर एक कोई स्टडी आता है, अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे कि मैनेजमेंट ने जो है ना असेसमेंट किया ही नहीं, ठीक है। जैसे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस हैज बीन आइडेंटिफाइड। अपन जो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट करते हैं ना यहाँ पे, ठीक है ना, फ्लो समझना, अपन जो ये रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, एक क्विक मैं आपको इसका वॉक थ्रू दे देता हूं, जो हम लोग फिर ऐसे 570 पूरा ही हो जाएगा लगभग आपका। ये रिस्क असेसमेंट हम लोग करते हैं कि वेदर इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट दैट कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट। तो इधर क्या होगा, अपन ने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना है वेदर मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड द प्रिलिमिनरी असेसमेंट। इसमें दो बातें होगी, मैनेजमेंट असेसमेंट हैज बीन परफॉर्म्ड, बराबर के नहीं, और असेसमेंट हैज नॉट येट बीन परफॉर्म्ड। अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म कर लिया है तो इंक्वायरी करना है अपने को, डिस्कस करना है उनके साथ कि वेदर दे हैव आइडेंटिफाइड इवेंट्स और कंडीशंस, बराबर के नहीं, एंड व्हाट आर द मैनेजमेंट्स प्लान टू एड्रेस देम। बट अगर नहीं तो पहले उन्हें समझाओ, बराबर के नहीं। द ऑडिटर शैल डिस्कस द इंटेंडेड यूज, कि हमको ये क्यों काम में आने वाला है, एंड फिर इंक्वायरी करो मैनेजमेंट को कि अब क्या ऐसे इवेंट्स और कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं क्या। समझा बात को? तो ये पहले आपने रिस्क असेसमेंट करना है, फिर इससे जो मैनेजमेंट अपने को अंडरस्टैंडिंग देगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको इवैल्यूएट करेंगे कि मैनेजमेंट ने क्या कहा, बराबर के नहीं। तो मैनेजमेंट की बातों को हम लोग क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि वेदर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट। तो यहां पे बस मैनेजमेंट ने जो कहा उसको हमने इवैल्यूएट करना है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला जो है ना, सेकेंड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या कहता है, इट इज नॉट द ऑडिटर्स ड्यूटी टू रेक्टिफाई द लैक ऑफ डिटेल्ड एनालिसिस, बराबर की नहीं। अभी आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो करना था ये मैनेजमेंट ने डिटेल में करना था, बट कभी कभी बड़ी कंपनीज जो होती है उनको ये असेसमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि रिलायंस जैसी कंपनी हैविंग अ गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, ऑब्वियसली उनका गोइंग कंसर्न डाउटफुल होने का सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने नहीं किया, तो ऑडिटर उस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है, बराबर है कि नहीं। फिर उसके बाद इन अदर सर्कमस्टेंसेस क्या करेगा, he will do the evaluation process followed by the management, बराबर, to make its assessment, मतलब auditors assessment। the assumptions management ने क्या लिए वो अपन देखेंगे, उनके plans for future action and whether these plans are feasible। फिर हम लोग क्या करेंगे, he will cover the same period, and उन्होंने कम से कम कितना पीरियड यूज करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट ने 12 महीनों से लेस ये किया है कि बाबा मतलब आज से 12 महीने, कम से कम 12 महीने तो चलना चाहिए, बट इफ दे हैव डन अ लेस देन 12 पीरियड तो उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप भी क्या कीजिएगा, 12 महीने तक का कम से कम आप कीजिएगा, एटलीस्ट अ ईयर। फिर हमने एडिशनल प्रोसीजर्स करने चाहिए व्हेन दीज इवेंट्स आर व्हाट आइडेंटिफाइड। तो अगर मैनेजमेंट हैज नॉट येट परफॉर्म्ड एन असेसमेंट, क्योंकि अभी सेकंड पॉइंट पे उन्होंने नहीं किया था, हमने इवैल्यूएट किया और हमको लग रहा है कि बाबा यहाँ पे इवेंट और कंडीशन तो मिल गया, अब नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को कि आप करिए, बराबर के नहीं। बट यहां पे अब क्या होता है, इधर से नेक्स्ट वो केस बन जाता है अपना ये वाला कि इफ मैनेजमेंट हैज, ये वाला रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट, नहीं करना चाह रहे वो। सो इफ मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट व्हेन रिक्वेस्टेड, तो ऑडिटर विल कंसीडर द इंप्लीकेशंस इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड गिव ईदर क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्यों सर? क्योंकि देखो ये मटेरियल तो है, बराबर कि नहीं। अब डिपेंड करता है ये परवेजिव है या परवेजिव नहीं है, बट इससे रिलेटेड अपने पास एविडेंस है क्या अवेलेबल? नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट ने असेसमेंट तो किया ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक तो क्या कर देंगे, हम लोग डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे या तो हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। क्लियर, समझ में आया आपको? यस, बिकॉज
ये ऐसा ऐसा सिचुएशन है। सो ये आपको एग्जाम में ऐसे नंबर 570 के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। एंड जस्ट लाइक दैट सर ने आपको पूरा 570 इजीली आपको समझा भी दिया। आई होप आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा है। यस सर। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं टू द नेक्स्ट एसे, दैट इज एसे नंबर 560। तो ये 570 का खत्म हो गया विषय। अब चलते हैं 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अब देखो इसके अंदर दो इवेंट्स के बारे में बात होती है, एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। दोस्तों इसके लिए आपको जो है ना, आपको अकाउंट्स आपने पढ़ना चाहिए। दिस क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन दिस इज बेस्ड ऑन अकाउंट्स। तो आपका जो अकाउंट्स है आपने पढ़ा है, इसमें आपने AS4 बराबर इसमें आपने जाना है और आपने पूरा डिटेल में पढ़ना है। सर ऐसा कैसे सर, अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछ लिया ऑडिट में, बहुत सी बार अकाउंट्स का क्वेश्चन, लॉ का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आपने घबराना नहीं, आपका अकाउंट्स का नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यस। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन बात कर रहे हैं, इवेंट आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, event identified after balance sheet date but before audit report, what is the auditor's duty? तो बस ये subsequent event है, बराबर कि नहीं। और अगर वो एडजस्टिंग इवेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका इंपैक्ट एडजस्ट आपने करना चाहिए, तो बस आपने ऑडिटर की ड्यूटी क्या है इसको लेके, तो ये आपने क्या करना है, ये आपने ध्यान से पढ़ना है इसको, बस ये दिखते हैं। सो इसका आंसर जो है आपको आईसीआई मॉड्यूल में हेडिंग नंबर 1.3 पे बच्चों आपको मिल जाएगा, हेडिंग नंबर 1.3 पे। चलो आ जाते हैं, जरूर कमेंट करके बताना हाउ यू आर फाइंडिंग दिस सीरीज एंड व्हाट वी आर फोकसिंग अपॉन, की कैसे लिखना है। तो हर चैप्टर का मेजर पार्ट तो कवर हो रहा है बराबर, बट उसी के साथ साथ हाउ टू राइट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट इज हैपनिंग। सो ऐसे दो बातें होती है इसके अंदर, इस ऐसे के अंदर सब्सिक्वेंट इवेंट के अंदर हमें पता है क्या होता है। दो बातें इसके अंदर बॉस, कैन यू टेल मी? एब्सोल्युटली यस सर, वी कैन टेल यू। तो एक जो है यहां पे ये अपना क्या है, बैलेंस शीट डेट है, ये अपना बैलेंस शीट डेट है। यहां पे अपन ने क्या दे दिया, अपन ने ऑडिट रिपोर्ट दिया, और यहां पे जो है ना इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट बराबर के नहीं, उसके पहले मतलब अपन ने क्या हुआ, बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर ऑडिट रिपोर्ट। अब ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, बट अब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड। तो इधर जो है ना बॉस दो बातें होती है, एक आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, एंड एक जो है मतलब एक जो है ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर आल्सो इशूड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो इधर ये एक फर्स्ट पीरियड है, ये एक सेकंड है, और ये एक थर्ड है। और थर्ड मतलब क्या है, ये पूरा कि आप ऑडिट रिपोर्ट भी दे दिया है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इशू हो चुके हैं। एग्जाम में आपने केयरफुली एकदम अच्छे से मन लगा के पढ़ना है कि आपको कौन से पीरियड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है, एंड फिर वो हिसाब से ना बेटा आपने जो है उसका आंसर आपने लिखना है। आया बात समझ में आपको? ठीक है। सो ये क्लैरिटी आपको बढ़िया एकदम होना बहुत जरूरी है। सो जो हमारे लाइकली क्वेश्चन में है कि इट इज अबाउट दिस, तो क्या लिखा हुआ है, तो इस पीरियड में यहां तो अपन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, इधर तो ऑडिट कर रहे हैं ना अपन, इधर तो क्या कर रहे हैं अपन, इधर तो ऑडिट कर रहे हैं। सो इसीलिए यहां पे वी विल परफॉर्म व्हाट, वर्डिंग्स क्या होना चाहिए, ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स। इधर हम लोग ध्यान में रखना, इधर इस पीरियड में बॉयज एंड गर्ल्स, इस पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, इस पीरियड में हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। वी डोंट डू एनीथिंग, वी परफॉर्म ऑडिट। इधर फिर अपने को क्या करना है इस पीरियड में, इधर क्या बोल रहा हूं मैं, इधर अपन क्या करने वाले हैं, इधर अपन परफॉर्म करने वाले हैं ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है। तो सर इस पीरियड में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पीरियड में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस पीरियड के अंदर हम रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। अपने को क्या करना है, अपन इधर को इधर रिस्पॉन्ड करना है, इधर ऑडिट प्रोसीजर और इधर रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि रिपोर्ट तो दे दिया ना, अब रिस्पॉन्ड करने की बारी आ रही है। आया बात समझ में? सो द ऑडिटर शैल रिस्पॉन्ड, वो सेकेंड पीरियड में आएगा। इधर ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स कि बाबा इवेंट्स दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट
और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर 1 हैज बीन आइडेंटिफाइड, वो सारे इवेंट्स मिले हैं क्या, ठीक है, ये ऑडिटर का ड्यूटी है. एंड देन द ऑडिटर however is not expected to perform additional audit procedures where previously applied audit procedure provided satisfactory conclusion. तो उसको not expected to perform additional audit procedures, अगर उसने ऑलरेडी ऑडिट करते दौरान उसको इन बातों के बारे में, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है, तो उसको कोई देखने की जरूरत नहीं है. द ऑडिटर शैल परफॉर्म these procedures near to the date of auditor's report as near as practicable thereto, and then he will first do what, obtain the understanding of any procedures management has established, inquire with the management whether they have identified any event which might affect the financial statements, read the minutes that are held after the date of what financial statements about the matters discussed in the minutes, and read latest subsequent interim financial statements if any. बराबर है. He can also go through the latest available budgets etc. And when as a result the auditor identifies the event, ये पूरा करने के बाद जब आपको event मिल जाता है तो सिर्फ इवेंट आइडेंटिफाई किया ये मत देखना, अपने को ये भी देखना है कि सच इवेंट इज अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी अपने को डिटरमाइन करना है. सो दिस इज व्हाट इज द ऑडिटर्स ड्यूटी. एंड लास्ट में request management what written representations that all events has been what considered and has been accounted or adjusted or disclosed in the financial statements. So आपको जो मेन बातें जो ध्यान में रखनी है, ये आपको क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अपने को इधर आइडेंटिफाई करना है, फिर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करनी है या नहीं करनी है उसके बारे में आपको आंसर लिखना है, फिर अपने को बात करना है इसका पीरियड क्या होगा, तो इट इज एज नियर एज डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फिर प्रोसीजर्स के अंदर क्या इंक्लूडेड है, तो हमने पहले तो मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स का अंडरस्टैंडिंग लेना है, मैनेजमेंट ने जो किया उसका अंडरस्टैंडिंग लेना है, फिर मैनेजमेंट से इंक्वायर करना है कि क्या बेटा आपको मिला क्या, फिर हम उनके मिनट्स को गो थ्रू करेंगे, बराबर है, फिर हम लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लोग गो थ्रू करेंगे, ठीक है, एंड फिर लास्ट में वो एडजस्टमेंट भी हुआ या नहीं हुआ एंड मैनेजमेंट से लेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. आया बात समझ में आप सभी को? सो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है आपको पूछा जाएगा. अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, देखिए कि फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड. एंड फिर उसके बाद आता है फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैज बीन इशूड. तो इसके ऊपर भी आपको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जो मैंने कहा था ना, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है. एंड मैं समझता हूं कि आपके मन में आ ही गया कि सर एक बार इसको भी बोल ही दो. ठीक है, बोल रहा हूं भाई. सो यहां पे क्या कहता है, द ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन, बराबर, अबाउट एनी ऑडिट प्रोसीजर्स आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. बट क्या कहता है, व्हेन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, फैक्ट बिकम्स नोन टू द ऑडिटर. वो कहता है हैड इट नोन टू द ऑडिटर at the date of auditor's report may cause the auditor to amend the auditor's report. मतलब ऐसे तो मेरे को कुछ करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी था मैंने as near as practicable to the date of auditor's report किया. बट अब मुझे ऐसी जानकारी के बारे में पता चला है कि अगर वो मेरे पास पहले होती तो मेरा शायद ओपिनियन जो है ये अलग होता, मैं ऑडिट रिपोर्ट जो है अलग देता. तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने मैटर ये डिस्कस करना है विथ मैनेजमेंट एंड TCWG. फिर हमने क्या करना है, डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स अमेंडमेंट. तो भाई हमने इसके ऊपर विचार करना है कि भाई ये कितना सीवियर है, और डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए. और यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि चेंजेस यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक तो डिस्कस करेंगे, फिर चेंजेस के बारे में क्या होगा, एक तो होगा नॉट नीडेड और इट इज व्हाट नीडेड. देन इफ इट इज नीडेड ना, तो कहानी आगे बढ़ेगी. When it is needed, so then we will inquire with the management how they are intending to address the matter in the financial statements. कि आप इस बात को कैसे एड्रेस करना चाह रहे हो. तो पहले हमारी ये काम होगी. ऐसे हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? नहीं.
बट अगर अपने को लगता है कि ये बात अब समझ में आ चुकी है और इसके वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करना अनिवार्य है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, उनको डिटरमाइन करेंगे उनके साथ कि क्या नीड है क्या, एंड इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस द मैटर. अब इफ मैनेजमेंट अमेंड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो हमने क्या करना है, वील कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस ओनली ऑन द अमेंडमेंट. क्योंकि ऑलरेडी पूरा ऑडिट तो हो चुका है ना, तो ऑडिट प्रोसीजर सिर्फ किस पे परफॉर्म करेंगे, अमेंडमेंट पे. अनलेस सर्कमस्टेंसेस इन सक्सीडिंग पैराग्राफ अप्लाई, मतलब ये नीचे के पॉइंट्स, एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर्स ऑलरेडी रेफर्ड टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट. मतलब अब आप समझिए बात को, ये जो आपकी जो ऑडिट प्रोसीजर्स है ऑलरेडी रेफर्ड, जो ऊपर हमने किया था ना, रीड द मिनट्स, लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर उसके बाद इंक्वायर विद द मैनेजमेंट वेदर दे हैव आइडेंटिफाइड, वो वाला पूरा स्टोरी अपन ने क्या करना है, फिर से रिपीट करना है. कब से कब तक? सो यहाँ पे आपका ये ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट था, इधर तक आपने ये काम कर लिया था, और अब आपने ये न्यू ऑडिट रिपोर्ट दिया है. तो आप तो ये तो देखेंगे कि अमेंडमेंट बराबर से डिस्क्लोज हुआ या नहीं हुआ, बट ये पीरियड में वो ऊपर वाली बातें, मिनट्स, लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सारी प्रोसीजर आप फिर से करिएगा, एंड देन प्रोवाइड अ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इट विल नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल. आया बात समझ में आपको? सिंपल. तो ये क्या आपको समझ में आ गया कि अगर अमेंडमेंट हो रहा है तो ये अपने को काम करना है. When law, regulation or financial reporting framework does not prohibit management from restricting the amendment, ठीक है ना, लॉ रेगुलेशन फ्रेमवर्क मैनेजमेंट को नहीं रोकता है कि आप ये अमेंडमेंट is not restricting the amendment of financial statements to the effect of subsequent events, causing that amendments and those responsible for approving are not prohibited from restricting their approval to that amendment. The auditor is permitted to restrict the audit procedures on subsequent events to that amendment. आप समझ में आया कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि कानून आपको बंधन नहीं लगाता है कि आप जो है बराबर does not prohibit management from restricting the amendment to the financial statements. मतलब उतना सा चेंज आप कर सकते हो अगर आपको कानून प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, बराबर के नहीं. तो इन सच केस आपने क्या करना है, ऑडिटर भी क्या कर सकता है कि ऑडिटर भी वो रिस्ट्रिक्ट दी ऑडिट प्रोसीजर्स, उतना सा ही पार्ट पे ऑडिटर भी अपना काम कर लेगा. ठीक है. सो ही विल अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू इंक्लूड द एडिशनल डेट रिस्ट्रिक्टेड द अमेंडमेंट, बराबर के नहीं, एंड इंक्लूड इंडिकेट दैट ऑडिट प्रोसीजर्स आर रिस्ट्रिक्टेड सोनली टू द अमेंडमेंट एंड प्रोवाइड अ न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट and state it in the EOM or OM paragraph that conveys the audit procedures that has been performed on the subsequent events. Clear? एकदम उतने ही पीरियड के लिए. In some entities, management may not be required by the law regulation to issue amended financial statements. बराबर है कि नहीं? The auditor need to provide an amended or new audit report. However, management does not amend द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर के नहीं. अब उधर क्या हुआ, मैनेजमेंट ने अमेंड कर दिया, आप क्या बोल रहे हैं, इफ द मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड, बराबर के नहीं, वेयर द ऑडिटर बिलीव्स दे नीड टू बी अमेंडेड, बराबर, इफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट हैज नॉट येट बीन प्रोवाइडेड shall modify the opinion as per SA 705, and if the report has already been provided, the auditor shall notify the management involving the entity not to issue the financial statements to the third party before necessary amendments are made. क्योंकि ध्यान में रखना यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तक इशू हुए नहीं है. हम लोग कौन से पीरियड में, वो पीरियड ध्यान में रखना. अपन किधर है, अपन बच्चा इस पीरियड में है जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तक इशू करे गए नहीं है. तो अगर अपने को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड्स टू बी अमेंडेड, बराबर, और रिपोर्ट अभी तक, अगर रिपोर्ट अपन ने नहीं भेजा है, रिपोर्ट इफ इट इज नॉट सेंट, बराबर के नहीं, रिपोर्ट नॉट सेंट, तो हमने क्या करना है, हमने मॉडिफाई कर देना है, रिपोर्ट अपन ने चेंज कर देना. तो अपन ने क्या करना, मॉडिफाई कर देना ओपिनियन को. बट अगर रिपोर्ट सेंट है, बराबर, रिपोर्ट हैज बीन व्हाट प्रोवाइडेड, रिपोर्ट सेंट है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तक इशू नहीं करे गए हैं, तो हमने उनको बोलना है अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मत भेजो, अमेंडमेंट करना है उसमें, बराबर के नहीं. If the financial statements are nevertheless subsequently issued without necessary amendments, बराबर के नहीं, subsequently issued without
unnecessary amendments, then he will take appropriate action to prevent the reliance कि बाबा मत करो करके। आया बात समझ में आपको? सो ये आपका ऐसा, तो इधर अपन ने फैक्ट्स बिकम नोन बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे चेंजेस होंगे नहीं होंगे, चेंजेस हुए तो क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, और अगर मैनेजमेंट चेंजेस नहीं करता है तो हमने क्या क्या करना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इशू हो गए हैं, तो अपन ने क्या करना है, डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट, डिटरमाइन वेदर इट नीड्स इंक्वायरी, ये तो सेम पॉइंट है। बट इसमें if the management amends the financial statements, carry out the procedures, फिर उसके बाद review the steps taken by the management to ensure that previously issued financial statements बराबर together with the auditor's report बराबर के नहीं, the users are review the steps taken by the management, the ones who are in receipt are informed about the situation। वापस से वही, unless the law does not prohibit from restricting the amendment, extend the audit procedures when circumstances, तो वो ऐसा बराबर के नहीं, एंड फिर अपना EOM OM में इंक्लूड करने का, वो सेम बात है। If the management does not take necessary steps, then auditor will notify the management कि अब तुम नहीं करोगे तो I will seek future reliance। तो ये एकदम सिंपल पॉइंट है वैसा। सो इसी के साथ जो है दोस्तों, हमारा एसे नंबर 560 वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एसेस, और ये ऑडिटर की क्या ड्यूटीज है, ये अपना खत्म हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एसे नंबर 580, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे, ऑन देयर ओन। तो ये अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बराबर, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स ऐसा नहीं, बट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट में आएगा। सो इसका आंसर अपने को मिलेगा हेडिंग नंबर 4.1 पे। चलते हैं उसके पास, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस। मीनिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंस, तो बस ये आपको लिख के आना है, वेदर इट इज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो इधर आपको जो है पहले ऑडिट एविडेंस के बारे में लिखना है आपको, कि मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस, मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस, मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर नेसेसरी इंफॉर्मेशन। फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कि बाबा ये भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन देता है, एंड सिमिलर टू रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर ऑडिट एविडेंस। ठीक है, उसके बाद दे आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस बराबर। व्हाई इट इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस बराबर, इफ द मैनेजमेंट मॉडिफाइज और डज नॉट प्रोवाइड बराबर के नहीं, इट मे अलर्ट द ऑडिटर द पॉसिबिलिटी दैट वन और मोर सिग्निफिकेंट इश्यूज में एग्जिस्ट। तेरे को बोला लिख के दे, तू लिख के नहीं दे रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है बराबर की नहीं। फर्दर इट इज रिटन rather than oral, so this may prompt management to consider the matters more rigorously, and then it enhances the quality of representations, क्योंकि ये रिटर्न है, बोल के तो वो क्या बोलेंगे, बाद में बोलेंगे हमने तो ऐसा बोला नहीं। क्लियर है? although written representation provide necessary, they do not provide sufficient appropriate audit evidence on their own बराबर। furthermore they have reliable written representation does not affect nature, timing and extent of other audit evidence the auditor obtains। तो ऐसा ही आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक्ट एज एन ऑडिट एविडेंस, तो पहले मीनिंग लिखने का, फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, हाँ ये ऑडिट एविडेंस है, ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ने मना किया तो इधर समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और मोर ओवर ये राइटिंग में है, ओरल नहीं है, तो ये उन बातों को और ध्यान से लिख के देंगे अपने को, बट ये अपने आप में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, और इसमें मैनेजमेंट ने लिख के दिया तो इसमें अपना कहीं काम अफेक्ट नहीं होता है, इट इज जस्ट अ एड ऑन। क्लियर है एकदम? यस सर। एंड फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू गिव रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो ये वाला एक क्वेश्चन आता है अपना हेडिंग नंबर 4.14 पे, ये वाला क्वेश्चन आता है अपना हेडिंग नंबर 4.14 पे कि मैनेजमेंट ने जो है वो मना कर दिया, तो क्या होगा ऐसे केस में, तो रिस्पॉन्स क्या देना है अपने को। ठीक है, बाकी तो बीच में का आपको पता है कि हम लोग को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तीन चीजों के लिए लेते हैं, मतलब तीन बातें उसमें अंदर
एक है written representations about fulfillment of management's responsibility, number 2 about specific assertions, and number 3 अपने को respond करना है, बराबर के नहीं. So written representations ऐसा easy है. Written representations not provided तो डिस्कस करना है. फिर हमने क्या करना है, रीइवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, बराबर के नहीं, एंड अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशंस एंड ऑडिट एविडेंस इन जनरल. मतलब जो उन्होंने आज तक जो अपने को एविडेंस दिए थे, क्या उन पे भी हम लोग भरोसा कर सकते हैं नहीं. मतलब तुमको हमने मांगा, आपने रिटर्न लिख के नहीं दिया, मतलब आपसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर अपन ने सोचना है कि यार ये अगर नहीं दे रहा है तो क्या ये ईमानदार है क्या, बराबर कि नहीं. और आज तक अभी तक जो इसने एविडेंस दिए थे, क्या हम लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं क्या, ये अपने को देखना है. And then take appropriate action in determining the possible effect on the opinion and modify the opinion as per SS 705 कि अपने को कौन सा देना है यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अपने को देना है. क्लियर है? यस सर. एंड देन मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, SA 260, what matters to be communicated to the TCWG and two-way communication between auditor. तो यही आपको ये कौन सी बातें कम्युनिकेट करना है. तो इसका जो आंसर है ये आपको मिलेगा हेडिंग नंबर 5.5 पे. ओके, सो व्हाट आर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड. सो सबसे पहले ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द फाइन. अभी अपन ये मैटर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं टीसीडब्ल्यूजी को कि व्हाट आर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट. ठीक है ना. तो ये बातें अपने को कम्युनिकेट करना है. ये पूरे मेन 3 हेडिंग्स है, उसके अंदर और सब पॉइंट्स है. तो सबसे पहले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो पहला ये बात आपने कम्युनिकेट करना है, ये आपके आंसर में आना चाहिए कि वह हमारा काम क्या है, हमने बस अपना ओपिनियन देना है और आपको जो ये बातें हम लोग ओपिनियन दे रहे हैं तो आप इससे आपकी जिम्मेदारी से आप मुक्त नहीं हो जाते हो. फिर हम लोग बताएंगे प्लान स्कोप टाइमिंग एंड ऑडिट विच इंक्लूड्स कम्युनिकेटिंग अबाउट सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, रिलेटेड पार्टी का, फ्रॉड का, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. तो सिग्निफिकेंट रिस्क कहां कहां पे वो हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे. अब सिग्निफिकेंट रिस्क के बाद हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स. तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्या है, नंबर 1 ये बात ध्यान में रखना है, द ऑडिटर्स व्यू अबाउट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स of the accounting practices including accounting policies, accounting estimates and financial statement disclosure. इसके अंदर the auditor shall explain to those charged with governance कि even though a significant accounting practice is acceptable under FRF but it is not the most appropriate in the particular circumstances of the entity. ये बात ध्यान में रखना. हम लोग क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में. सो यहां पे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं अबाउट व्हाट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. मतलब जैसे अगर आपके बिजनेस में WDV सुटेबल है बट आप इसे यूज कर रहे हो कौन सा, SLM, तो इवन दो FRF में वो वैलिड है बट ये सर्कमस्टेंसेस में वो अकाउंटिंग प्रैक्टिस आपकी सही नहीं है, तो वो हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को बताना है. फिर दूसरा हम लोग बताएंगे सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज विच आर एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट. बाबा हमें क्या दिक्कतें आई, मैनेजमेंट ने हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस देने से मना कर दिया, बराबर के नहीं. फिर मैनेजमेंट ने हमें लोगों से मिलने को मना कर दिया, तो भाई ये डिफिकल्टी आई, हमको चेक करने में दिक्कत हो गई. फिर अनलेस ऑल TCWG मैनेजमेंट अगर एक ही है तो बात खत्म हो गई, बट अगर अलग अलग है तो ये भी बताया सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट दैट वर डिस्कस्ड विद द मैनेजमेंट. देखो अगर मैनेजमेंट और TCWG अलग अलग है तो मैनेजमेंट के साथ क्या डिफिकल्टीज आई हमें, हम वो TCWG को भी बताएंगे. एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस द ऑडिटर्स आर रिक्वेस्टिंग कि हम मैनेजमेंट से क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, ये हम लोग TCWG को भी बता देंगे,
बराबर है, एंड सर्कमस्टेंसेस, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट के बाद वो टू वे कम्युनिकेशन के लिए ओवरसाइट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए वो हम लोग बता देंगे, रेलेवेंट टू ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो ये हमको क्या करना है, ये ऐसे कम्युनिकेट करना है। क्लियर है एकदम? यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे मतलब एक बहुत अच्छा कंटेंट इसके थ्रू हमने डिस्कस किया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which you can expect in the upcoming exams, right? Thank you very much. In the next session we will be discussing chapter number 8. I hope आप सभी को ये सेशन जो है अच्छा लग रहा है. Please do share it with your friends. Like the video, drop in your comment, at least a small heart would do. And उसके बाद जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा. Thank you very much. All the best. Happy studying. God bless you बच्चों.